नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 6 जुलाई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। ये वीडियो में कई सारे आज टॉपिक हैं, इसलिए थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो और अंत तक देखने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि जो आपका नया पीटी का पैटर्न है बीपीएससी का, उसके हिसाब से आपको चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को डिटेल में पढ़ें, क्योंकि एक ही टॉपिक से स्टेटमेंट वाले सवाल ही बनाए जा सकते हैं और वन लाइनर फैक्ट भी पूछा जा सकता है। दोनों को ही सॉल्व करना कठिन होता है। मुझसे पूछिए तो वन लाइनर फैक्ट को स्टेटमेंट वाले से ज़्यादा कठिन होता है सॉल्व करना, क्योंकि अगर आपको आता है तो आप कर ले जाएंगे, नहीं आता तो नहीं कर पाएंगे। स्टेटमेंट वाले में आप कुछ गेस कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए करेंट अफेयर को ध्यान से पढ़िए। यहीं से रिलेट करके स्टैटिक भी पूछा जाता है। जो आपका सब्जेक्ट है, जो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट है, वो भी करंट से रिलेट करके ही पूछा जाता है। उसको भी करंट से रिलेट करके पूछते हैं। ओके, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको अंत तक देखिएगा। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे आज। खास तौर से पीटी फैक्ट पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। पीटी एग्जामिनेशन में टारगेट रखिएगा कि 100 प्लस स्कोर करें, किसी भी तरह से 100 प्लस का रखिएगा। पीटी टेस्ट से भी आप जुड़ सकते हैं। हमारा पीटी टेस्ट चल रहा है जो कि शानदार होता है। मार्केट में जितने उपलब्ध हैं उसके हिसाब से रेलेवेंट अगर देखेंगे तो हमारा पीटी टेस्ट काफ़ी अच्छा है ना। और अगला टेस्ट जो है वो इकोनॉमिक्स का होगा और उसके बाद साथ साइंस एंड टेक, फिर हम लोग फुल लेंथ में पहुंच जाएंगे। ओके, देखिए आज का हेडलाइन क्या है। तो ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की जगह पर काफ़ी वर्षों के पश्चात लेबर पार्टी की सरकार बन रही है। लेबर पार्टी की जैसे ही नाम सुना होगा कुछ तो याद आया होगा आपको। भारत जब आज़ाद हो रहा था तो आज़ादी के कारणों हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि वहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार बनी थी, जो भारत को लेकर लिबरल विचारधारा रखती थी उस समय। ठीक है, और कई सालों से अभी ब्रिटेन में कंजर्वेटिव का ही दौर चल रहा था। वहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार नहीं बन रही थी, लेकिन कल बनी है। कल उनको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, एक तरफा वहाँ पर जीत हासिल किया इन्होंने। और ये काफ़ी बड़ा माना जा रहा है कि ब्रिटेन के राजनीति में काफ़ी बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। इसको लेकर आने वाले समय में भारत और ब्रिटेन का जो FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समझौता चल रहा है, उस पर भी कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। सकारात्मक प्रभाव पड़ने की ही उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जब सरकारें बदलती हैं तो विदेश नीति उनका कोई खास बदल जाए ऐसा नहीं होता है। भारत के पड़ोसियों को छोड़ दें तो भारत के पड़ोसी में तो चीन इन्फ्लुएंस और भारत इन्फ्लुएंस सरकारें बनती हैं। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, उनकी अपनी नीतियां होती, अपनी पॉलिसी होती है। जिस प्रकार से भारत की अपनी नीति, अपनी पॉलिसी है, उस प्रकार से ही होता है। इसलिए अगर आप समझेंगे कि कोई खास परिवर्तन विदेश नीति में हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन होने की उम्मीद की जा रही है, जो काफ़ी दिनों से वार्तालाप जारी है। और अगर ब्रिटेन के साथ में और यूरोपियन यूनियन के साथ में हम FTA को साइन करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव क्यों रहेगा? क्योंकि हमारा ट्रेड सरप्लस में रहता है ब्रिटेन के साथ में, और किसके साथ में? तो यूरोपियन यूनियन के साथ में। दोनों के साथ में हमारा जो ट्रेड है वो सरप्लस में रहता है। हम बेचते ज़्यादा हैं उनको, ख़रीदते कम हैं उनसे। तो ये कुछ दुनिया भर में नए नए चीज़ें उभर कर सामने आ रही हैं। बाकी आज का मुख्य न्यूज़ हम लोग पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बोला है नीट एग्जामिनेशन को लेकर, वो भी चर्चा में है। NTA और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि नीट का री एग्जामिनेशन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इससे जो ईमानदार कैंडिडेट हैं उनका नुकसान होगा। तो ईमानदार कैंडिडेट का तो इसमें भी नुकसान हुआ है, जहाँ पर चोरी हुआ है, एग्ज़ाम में धांधली हुआ है, इसमें भी तो ईमानदार कैंडिडेट के नुकसान हुए हैं, है ना। तो ये भी एक चिंता का कारण है। देखिए क्या होता है। बहुत ही बड़ी इशू है ये। इस इशू को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। क्या है कारण जिस कारण से इतने सारे पेपर लीक हुए हैं? अगर देश का भविष्य ही नहीं सही तरीके से बनेगा तो फिर सब पूर्ण रूप से डूब जाएंगे हम, सब कुछ डूब जाएगा अगर सही इंसान नहीं मिलेंगे हमें तो। ओके, तो ये मेरिट पर सवाल आ गया। चलते हैं आज का मुख्य न्यूज़ डिस्कस करते हैं। 71 BPSC के लेकर या 70 BPSC लिखो। अगर आपने अभी तक आंसर राइटिंग नहीं किया है तो आप जुड़ सकते हैं। 10th की ज्योग्राफी का भी हम लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं। 11th की ज्योग्राफी का आंसर राइटिंग जल्द ही शुरू हो जाएगा और उसके सभी सवालों को हम लोग लिखते हैं। आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, आपका जो पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाता है। आप किसी भी कोचिंग में भी पढ़ रहे हो तो भी आप आंसर राइटिंग में हिस्सा ज़रूर लीजिए, क्योंकि कोचिंग में आपको नहीं सिखाएंगे आंसर राइटिंग। और जुड़ेंगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी तो ज्योग्राफी ही पूरा हो रहा है, इसके पश्चात पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, GS1, GS2 और निबंध लेखन तो चलता ही रहता है। तो ज़रूर जुड़िएगा।
ज़रूर जुड़िए, मेरी बात मानिएगा। अगर आपको आंसर राइटिंग करना है 70 या 71 के लिए तो ज़रूर ही जुड़िएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। आप बाद में मुझे थैंक यू बोल लेना। ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप का नंबर है, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कीजिए और मैं आपको ऐड कर दूंगा इसमें, ओके। देखिए आज का मुख्य न्यूज़ क्या है। देखिए आज का जो मुख्य न्यूज़ है, इससे आप एक सवाल की गारंटी मानकर चल सकते हैं कि आपके पीटी या मेंस एग्जामिनेशन में पूछा ही जाएगा। मैं जब बोल रहा हूँ तो पूछा ही जाएगा, पीटी हो या मेंस एग्जामिनेशन हो, इस टॉपिक से सवाल आपको टकराएंगे, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक ना। कुछ सवालों की श्योरिटी हो जाती है। क्या है कि ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम, जो प्रगति मैदान में बनाया गया है, वहाँ पर किया गया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम भारत और विश्व स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भविष्य पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उत्साही लोग इसमें शामिल हुए थे। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा इस महीने का, आपका पूरे जुलाई महीने का अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण घटना यह रही कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस सूचकांक AIPI डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जो वैश्विक स्तर पर 174 अर्थव्यवस्थाओं की AI तत्परता की निगरानी करेगा। अब आपसे यही पूछ लेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा तैयार किया जा रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इशू, आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इशू में से एक हुआ ये PT एग्जामिनेशन को लेकर, ओके। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ ये आपके लिए। क्या है कि शिखर सम्मेलन से संबंधित प्रमुख बिंदु और निष्कर्ष क्या है। तो ग्लोबल AI डिस्कोर्स, भारत ने AI उपलब्ध कराने और इसे सभी के लिए सुलभ बनाने की सरकार की मंशा पर बल देकर वैश्विक चर्चा की शुरुआत की। चर्चाओं में भारत की AI विषय को आकार देने में अनूठी आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया, जिसमें वैश्विक AI नेतृत्व करने के साथ साथ अपनी घरेलू मांग को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत सरकार ने बोला कि घरेलू मांग और दुनिया भर की मांग सभी को पूरा करने का उद्देश्य रखना चाहिए हम सभी को, और AI सभी के लिए होना चाहिए, ये तकनीक सभी के लिए होना चाहिए, मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए। शिखर सम्मेलन ने ग्लोबल साउथ देशों को अपनी AI संबंधी चिंताओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए मंच प्रदान किया। भारत जब भी बात करता है तो ग्लोबल साउथ की बात जरूर करता है, दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात जरूर करता है। तो उसी दक्षिण दक्षिण सहयोग की भी भारत ने बात की है कि ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील देशों को AI में साझेदारी थोड़ी सी मिलनी चाहिए। और इस आयोजन के दौरान कई सारे देशों ने हमारी इस भूमिका को स्वीकार भी किया कि भारत ने ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में जो खाई है उसको कम करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। INDAAI मिशन, ये क्या है भाई। तो शिखर सम्मेलन में इंडिया AI मिशन के माध्यम से देश में एक समावेशी, इंक्लूसिव और मजबूत AI इकोसिस्टम बनाने, वैश्विक AI नवाचार का नेतृत्व करने के लिए भारत की योजनाबद्ध कार्रवाई और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित भी किया गया है कि इंडिया AI मिशन की हमने इसमें चर्चा की, जिसके द्वारा इंक्लूसिव ये वर्ड ध्यान में रखिएगा बंधुओं, इसका यूज कीजिएगा। इंक्लूसिव और एक मजबूत AI इकोसिस्टम बनाएंगे हम, जिसके द्वारा देश में सभी क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा। शिखर सम्मेलन में कंप्यूटर क्षमता, आधारभूत मॉडल, डेटा सेट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, भविष्य के कौशल, स्टार्टअप फाइनेंसिंग, सुरक्षित AI जैसे क्षेत्रों में AI विकास को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो इंडिया AI मिशन के मुख्य स्तंभ हैं। इंडिया AI मिशन के स्तंभ क्या क्या हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जिसमें हमें क्या करना है, आने वाले समय में AI को बढ़ावा देना है। चर्चा में विभिन्न कार्यान्वयन पहलुओं को शामिल किया गया, जैसे कि भारत की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मल्टी लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM क्या है। यही वो तकनीक है मल्टी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसके द्वारा AI को ट्रेंड किया जाता है। AI को काफ़ी बड़ी मात्रा में इनपुट दी जाती है, जो आप ChatGPT यूज करते हैं या व्हाट्सएप पर भी अब तो AI आ गया है, LLM करके आपने देखा होगा ऊपर लिखा रहता है। उसका मतलब ये होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित करना, AI तैयार, डेटा का प्लेटफॉर्मीकरण और मानकीकरण, बहुहितधारक दृष्टिकोण के साथ एक साझेदार इकोसिस्टम को तैयार करना इंडिया AI मिशन का लक्ष्य रखा गया है। इंडिया AI मिशन क्या है, यही पूछा जा सकता है आपका। क्या क्या उसके स्तंभ हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे। कब इसको शुरू किया जा रहा है, क्या क्या इसके क्षेत्र रखे गए हैं। तो इंक्लूसिव और मजबूत AI इकोसिस्टम, ये दो शब्दों का उपयोग कीजिएगा आंसर राइटिंग में, ओके। वैश्विक साझेदारी CAIGP, वैश्विक भागीदारी पर सहयोगात्मक AI।
CAIGP के आयोजन ने वैश्विक AI विभाजन को दूर करने के लिए तंत्र की पहचान करने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी सदस्यों AI विशेषज्ञों को एकजुट भी किया है। GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मैंने आपको 2 दिन पहले ही करवाया था, सहित 29 सदस्य देशों के साथ बहुहितधारक पहल है जिसका उद्देश्य AI से संबंधित प्राथमिकताओं पर दुनिया भर के डेमोक्रेटिक देशों को एक करना है। भारत वर्ष 2024 में GPAI का प्रमुख अध्यक्ष है। GPAI के प्रमुख अध्यक्ष के रूप में भारत प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने, भरोसेमंद AI को बढ़ावा देने के लिए AI विशेषज्ञों को आमंत्रित भी कर रहा है कि आप आइए और हमें इस बारे में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाने दीजिए। GPAI सर्वसम्मति सदस्यों ने GPAI के भविष्य के दृष्टिकोण पर आम सहमति बनाई है, जिसमें AI के परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर दिया गया है, जोखिमों को स्वीकार किया गया है, मानव केंद्रित AI विकास के लिए प्रतिबद्धता भी जताई गई है कि AI का डेवलपमेंट हो, लेकिन मानव के विनाश के लिए नहीं बल्कि मानव के भलाई के लिए इसका उपयोग किया जाए, मानवतावाद के उत्थान के लिए इसका उपयोग किया जाए। ये सबसे प्रमुख काम AI के लिए GPAI के लक्ष्यों में रखा गया कि इसका दुरुपयोग ना किया जाए। दुरुपयोग इसका बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगला क्या है? तो अगला है, इसी में मैंने आप 2 दिन पहले आपको न्यूज़पेपर का कटिंग में डिस्कस किया था कि भाई OECD GPAI के तत्वाधान में अब काम करेगा। OECD GPAI साझेदारी नई दिल्ली में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD और GPAI के बीच AI पर एक नई एकीकृत साझेदारी घोषणा की गई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत होगा। इसका खासतौर पर भारत और अन्य गैर OECD सदस्य देशों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा। भारत ने रणनीतिक रूप से OECD सदस्यों के साथ GPAI की स्वतंत्र पहचान सुनिश्चित की है, जिससे वैश्विक AI शासन चर्चाओं में इसकी प्रासंगिकता बनी रहे। ऐसा ना हो कि OECD के हाथों में सारा कुछ चला जाए, GPAI जो है वो इरेलेवेंट हो जाए। दोनों के बीच में एक स्पष्ट दूरी भी रहनी चाहिए और सहयोग की भावना भी रहनी चाहिए। हालांकि इसके विपरीत भारत द्वारा स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए जाने के बावजूद सचिवालय OECD के पास ही रहा है और गैर OECD GPAI सदस्य समान रूप से भाग ले रहे थे, लेकिन OECD के प्रशासनिक निगरानी में अब GPAI काम करेगा। प्रशासनिक निगरानी किसकी होगी? तो GPAI के तहत में OECD का होगा। OECD के तहत ही, OECD में ही मुख्यालय भी होगा और प्रशासनिक निगरानी भी OECD का ही होगा, जो कहीं न कहीं विकासशील देशों के लिए एक थोड़ा सा झटका भी है, क्योंकि OECD में केवल और केवल दुनिया के डेवलप्ड कंट्री ही शामिल हैं। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र समर्थन, स्टार्टअप इकोसिस्टम सपोर्ट, भारतीय AI मिशन ने 10,372 करोड़ रुपये के परिव्यय में 2,000 करोड़ रुपये स्वदेशी AI आधारित समाधान विकसित करने वाले भारतीय AI को समर्थन देने के लिए निर्धारित किए गए हैं। जो हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम सपोर्ट मिशन है, इसके तहत में 10,372 करोड़ का हमारा AI मिशन है। इस AI मिशन में से 2,000 करोड़ हम जो हमारे इंडिजिनस AI के लिए स्टार्टअप बनेंगे, हम उनको सपोर्ट करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये रखेंगे, जिसके द्वारा भारत में जो AI के नए नए स्टार्टअप बनेंगे, भारतीय लोगों द्वारा बनेंगे, उसको हम सपोर्ट करेंगे। तो 10,000 करोड़ में से 2,000 करोड़ हम उसके लिए रख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक AIPI क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक क्या है? AIPI देशों को उनके डिजिटल बुनियादी ढांचे, मानव पूंजी, ध्यान से सुनिएगा, उनका जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके पास में ह्यूमन रिसोर्स है, श्रम नीतियाँ, जो उनके पास में श्रम से जुड़े हुए कानून वगैरह हैं, नवाचार, इनोवेशन, एकीकरण, विनिमय के आधार पर मूल्यांकन करता है कि कोई भी देश AI को लेकर कितना ज़्यादा तैयार है। क्या उसके पास में वर्क फोर्स है? क्या उसके पास में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है? बिना इंटरनेट के AI क्या होगा भाई? क्या उनके पास में नवाचार, इनोवेशन का कोई है सिस्टम? उन्नत डिजिटल बुनियादी ढांचे वाला देश सूचकांक पर उच्च स्कोर करते हैं। कुशल कार्यबल उपलब्धता और AI कौशल का समर्थन करने वाली शैक्षणिक प्रणाली महत्वपूर्ण कारक है कि आपके एकेडमिक में भी ये शामिल होना चाहिए। देश से पूरा एक इकोसिस्टम होना चाहिए AI का, जहां पर कंपनियां भी AI में काम करें, एकेडमिक भी काम कर रहे हों, रिसर्च के लिए माहौल भी हो, देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही हो, और उसके अलावा हमारे पास में श्रम को लेकर इस प्रकार के कानून भी हों जो AI जैसे नए क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करते हों, न कि उसको कमज़ोर करते हों। AIPI डैशबोर्ड देशों को उन्नत अर्थव्यवस्था, उभरती बाजार अर्थव्यवस्था और निम्न आय वाले अर्थव्यवस्था वर्गीकृत करता है। आपको यही पूछ लेगा मेंस CPT एग्जामिनेशन में कठिन सवाल के तहत में कि AIPI कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक के तहत में देशों को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है उन्नत अर्थव्यवस्था, जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी है। उसके पश्चात से विकासशील डेवलपिंग इकोनॉमी है, और लीस्ट इनकम वाले जो देश हैं वो हो गए आपके। इनको कृपया करके ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है PT एग्जामिनेशन में। बहुत कठिन सवाल बनाना होगा तो यही पूछेगा आपसे। ओके, इसमें सिंगापुर 0.80, डेनमार्क 0.78, संयुक्त राज्य अमेरिका 0.77 उच्चतम रेटिंग वाले AI में से हैं। EM के रूप में वर्गीकृत 0.49 रेटिंग के साथ भारत
72वें स्थान पर है। जो 3 कैटेगरी बनाया गया है, तो डेवलप्ड इकोनॉमी, और उसके पश्चात से कौन सा दूसरा है, तो उभरती बाजार अर्थव्यवस्था। तो इसमें उभरती बाजार अर्थव्यवस्था में भारत आता है, भारत उभरती बाजार अर्थव्यवस्था में आता है, और भारत की रैंकिंग 72 है, और भारत का अंक है 0.49। 1 अंक जो है ये सर्वश्रेष्ठ होता है, और 0 है ये सबसे कम होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं सिंगापुर का सबसे ज़्यादा रैंक है, 0.80 इसका अंक है, सबसे बेहतरीन अंक है इसका। उभरती बाजार अर्थव्यवस्था में भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत मजबूत है। चीन का 0.63, जैसे अपने कुछ क्षेत्रीय साथियों से पीछे 31वें स्थान पर है। चीन 31वें पर है, भारत 72वें स्थान पर है। भारत को और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है इसमें। AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, आप देख ही सकते हैं कितने सारे देशों ने भाग लिया है, कितने सारे देशों ने। ये देश उन्नत में है, ये उन्नत में है, ये उन्नत में है, ये उससे कम है, ये काफ़ी उन्नत है, ये सबसे कम है, ये सबसे कम है, जो पीला दिख रहा है आपको। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में पता ही होगा, 190 सदस्य देश हैं, और जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। भारत के संस्थापक सदस्यों में से एक है। मौद्रिक सहयोग देता है देशों को। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर बिगड़ जाता है किसी देश का, तो मौद्रिक सहयोग देता है। ये संपूर्ण रूप से पूरा टॉपिक मैंने कंप्लीट किया है। कृपया करके इस टॉपिक को 2 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, हल्के में न लें। यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। मैं भी पूछ सकता हूँ आपसे, PT एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, टेस्ट सीरीज में मैं आपसे पूछूंगा, MCQ बना के ग्रुप में मैं डाल दूंगा, वहाँ पर ही पूछ सकता हूँ मैं। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था अभी तक का, जो जुलाई और जून के टॉपिक आए हैं उनमें से, क्योंकि भारत में इस वैश्विक संगठन का सम्मेलन हुआ है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। इससे आगे बढ़कर भी थोड़ा सा उस सम्मेलन के बारे में पढ़िए, समझिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PT फैक्ट है ये आपका। और इसके पश्चात हम लोग फिर से न्यूज़पेपर पर चल लेंगे। न्यूज़पेपर की कटिंग में देखेंगे, जिसमें डिफेंस प्रोडक्शन हमारा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। उसके अलावा अफ्रीकन स्वाइन फीवर को भी देखेंगे, और वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना इंसानों के लिए, वैसे ही वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। UPSC ने इस बार एक अजीबोगरीब संगठन के बारे में पूछा, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। और टॉयलेट दिवस भी होता है 19 नवंबर को या 17 नवंबर को होता है। तो ये UPSC ने इस बार पूछा है, तो आपसे इस तरह के उटपटांग संगठन के बारे में पूछा जा सकता है। नीति आयोग ने 4 से 30 सितंबर 2024 तक 3 महीने का संपूर्णता अभियान शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो नीति आयोग ने शुरू किया है, NITI नीति, इसका फुल फॉर्म होता है, UPSC ने पूछ लिया था। नीति आयोग ने 4 से 30 सितंबर, अब ये भी ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि BPSC ने एक बार पूछा था पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया। तो नीति आयोग ने 4 से 30 सितंबर 2024 तक 3 महीने का 4 जुलाई से 30 सितंबर है, 3 महीने का संपूर्णता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य आकांक्षी जिला, जो इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, कि 6 चिन्हित संकेतक, 6 हमने उसमें इंडिकेटर रखे हैं, और इंस्पिरेशनल ब्लॉक्स में 6 संकेतकों में संतृप्ति प्राप्त करना। मतलब ये कह रहा है कि इस 3 महीने के दौरान जो इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो ब्लॉक्स हैं, इनमें 6 इंडिकेटर हमने रखा है। उन 6 इंडिकेटर के आधार पर हमें उनको डेवलप करने का थोड़ा सा प्रयास करना है। आकांक्षी जिले और ब्लॉक भारत के वे जिले ब्लॉक हैं जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतक से प्रभावित हैं, और इनका चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो नीति आयोग जो है इन आकांक्षी जिलों और ब्लॉक्स की पहचान करता है, जो देश में सामाजिक आर्थिक व संकेतकों पर बहुत ज़्यादा पिछड़े होते हैं, उनकी पहचान की जाती है, और उनके डेवलपमेंट के लिए अलग से प्रयास किया जाता है। जैसे क्लास में जो वीक स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए स्कूलों में, आजकल सरकारी स्कूलों में भी शुरू किया गया है, प्राइवेट स्कूलों में होता है, उनके लिए अलग से क्लासेज होते हैं। उसी के तहत ही ये जो स्टूडेंट्स होंगे, ये जो ज़िले हैं, ब्लॉक हैं और ज़िले हैं, इनके लिए अलग से प्रयास नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। आकांक्षी जिला जो डिस्ट्रिक्ट है ये 2018 में शुरू हुआ, आकांक्षी ब्लॉक 2023 में, पिछले साल ही शुरू किया गया है। अब हम कहाँ पर चले गए हैं? तो जिला से भी एक पायदान नीचे उतर के ब्लॉक स्तर तक चले गए हैं। उद्देश्य क्या है? देश भर के 112 जिलों में शीघ्रतापूर्वक और प्रभावी परिवर्तन लाना। इसका है देश भर के 500 ब्लॉकों में 329 जिलों में आवश्यक सरकारी सेवाओं की संतृप्ति के लिए काम करना। और अगला क्या है इसमें? विषय वस्तु, थीम क्या है? तो 6 जो थीम है वो ये हैं कि स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, बुनियादी ढांचा। ये 6 के बारे में आपसे मैं ही पूछ लूँगा अगर कि आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में निम्न में से कौन कौन सा शामिल नहीं है,
और इनमें से 4 मैं दे दूंगा, एक कोई और ऐसा दे दूंगा जो शामिल नहीं है। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, क्या इसमें शामिल है? नहीं शामिल है। लेकिन आप सोचेंगे हो सकता है, क्या इसमें जातिगत उत्थान शामिल है? नहीं शामिल है, वो बिल्कुल शामिल नहीं है। क्या इसमें शिक्षा शामिल है? बिल्कुल शिक्षा शामिल है। यानी कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में कौन कौन से सेक्टर शामिल हैं, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। जब मैं बार बार बोल रहा हूँ तो इसका कुछ महत्व होगा। पिछले 2 सालों से चल रहा, अभी तक इससे सवाल नहीं पूछा गया है पीटी एग्जामिनेशन, और आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि और संबद्ध सेवाएं ब्लॉक के लिए ये है, ब्लॉक के लिए ये है डिस्ट्रिक्ट के लिए। बुनियादी अवसंरचना, सामाजिक विकास, ये सारे के सारे जो हैं ये 6 इंडिकेटर ब्लॉक कार्यक्रम, एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम, एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम के लिए शामिल किया गया है। ये है डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के लिए। चलिए पूछेगा तब आप सिर्फ शायद समझ जाएंगे। संकेतकों की संख्या इसमें 81 रखी गई, इसमें 40 रखी गई है। देखिए मुख्य जो संकेतक है, विषय वस्तु, थीम है, वो ये 6 थीम है जिसके आधार पर कल्याण करने की कोशिश की जाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा बंधुओं। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया संपूर्णता अभियान नीति आयोग के द्वारा, संपूर्णता अभियान नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। और अगले 3 महीने में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक्स की भलाई के लिए थोड़ा अलग से काम करना है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलिए। अगला टॉपिक देखिए क्या अगला है आपका, कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, कि क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग इन डिफेंस हिट्स रिकॉर्ड हाइट 1.27 लाख करोड़ रुपए का हमने रक्षा उत्पादों का प्रोडक्शन किया है। डिफेंस प्रोडक्ट्स का जो हमने उत्पादन किया है वो बहुत ही ज़्यादा हाई पहुंच गया। अब कितना पहुंच गया है? तो 1.27 लाख करोड़ रुपए का। पिछले साल की तुलना में 22-23 की तुलना में 16.7% करीब में ज़्यादा हमने हासिल किया है। और एक शानदार अचीवमेंट है। भारत सरकार की कई सारे अथक प्रयासों के पश्चात हमें ये देखने को मिल रहा है कि 2023 और 24 वाले फाइनेंशियल ईयर में 2023 और 24 वाले फाइनेंशियल ईयर में वित्तीय वर्ष में 1.27 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन के लिए हमने रक्षा उत्पादन किए हैं। अगर भारत सरकार वर्तमान की मोदी गवर्नमेंट का अगर अचीवमेंट देखना हो तो ये अचीवमेंट उसका शानदार है। और ये वाकई अभी के प्रयत्नों का परिणाम स्वरूप मिला है, क्योंकि 10 साल से पहले, अगर 2014 से पहले जाएंगे तो रक्षा उत्पादों के, रक्षा से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं उनके उत्पादन के लिए इतने ज़्यादा प्रयास नहीं किए गए थे। देश में थे, फैक्ट्रियाँ थी, पोटेंशियल भी था, लेकिन शायद हमने ध्यान नहीं दिया था इस तरफ, जो कि अब देने लग गए हैं हम। तो ये एक बहुत ही शानदार से अचीवमेंट है। देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। डिफेंस कॉरिडोर एक है तमिलनाडु में। इसका क्या तात्पर्य है डिफेंस कॉरिडोर का? इसका तात्पर्य है कि इन इलाकों में उत्तर प्रदेश में भी बनाया गया है। डिफेंस से जुड़े हुए प्रोडक्टों का उत्पादन किया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा ब्रह्मोस के उत्पादन के लिए रखा गया है। और AK-300 ये असॉल्ट राइफल होता है। असॉल्ट राइफल यानी कि युद्धक वाले राइफल, अलग अलग प्रकार के राइफल होते हैं। तो असॉल्ट राइफल है ये, एक बार में बर्स्ट फायर करता है, बहुत बड़ी मात्रा में गोलियों को छोड़ता है, तो उसके कारण से। उसके अलावा आर्मेनिया, अब आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल में ले जाता हूँ। आर्मेनिया जो देश है, इसने बोला है भारत सरकार को कि हम क्या करना चाहते हैं कि अजरबैजान के पास में काफ़ी बड़ी मात्रा में क्या है तो डिफेंस प्रोडक्ट है जो उसको तुर्की, पाकिस्तान और ईरान से सप्लाई किया जाता है। तो आर्मेनिया भारत सरकार के साथ में काफ़ी बड़े डिफेंस डील को साइन कर रहा है, जिसमें पिनाका रॉकेट सिस्टम हमने बेचा है, पिनाका रॉकेट सिस्टम बेचा है, और भी कई सारे मिसाइल प्रणाली हम उसको बेचने वाले हैं ताकि वो अजरबैजान के साथ में काउंटर कर सके। हमारे जो अगल बगल के दुश्मन देश हैं, पाकिस्तान हो, तुर्की हो, ये अजरबैजान को सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस में, तो हम किसको कर रहे हैं? आर्मेनिया को कर रहे हैं, आर्मेनिया को कर रहे हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ आपके लिए, ओके। और अगर आप थोड़ा सा और डीप देखेंगे इसमें, तो इन्होंने जो बताया है कि भारत में जो डिफेंस PSU हैं और पब्लिक सेक्टर के जो यूनिट है PSU, भारत सरकार की कंपनियां होती हैं। भारत से मोदी गवर्नमेंट ने करीब 40 नई कंपनियां बनाई है। आपको यकीन होगा डिफेंस प्रोडक्शन के लिए मोदी गवर्नमेंट ने PSU में 40 से ज़्यादा कंपनियों का निर्माण किया है। PIB पर वीडियो होगा गुरु, इसका देख लेना कौन कौन सी कंपनियां हैं, नहीं पूछेगा उतनी सारी के बारे में। और PSU तो भारत में पहले से ही है, महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न, ये सब।
तो पीएसयू और जो डिफेंस पीएसयू है, इन दोनों ने मिलकर करीब में 79.2%। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे देश में डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ा है, इसमें सरकारी कंपनियों का अधिक योगदान है या प्राइवेट कंपनियों का है? तो सरकारी कंपनियों का अधिक योगदान है। लगभग में 80% भारत सरकार की कंपनियों ने उत्पादन किया है और 20.8% करीब में उत्पादन प्राइवेट कंपनियों ने किया है, जिसमें टाटा हो गया, जिसमें लार्सन एंड टर्बो हो गया, एल&टी हो गया, जिसमें रिलायंस के भी कुछ क्षेत्र शामिल हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये सब जो अलग अलग कंपनियां हैं, इन सब ने मिलकर 20% का प्रोडक्शन किया है और भारत सरकारी कंपनियों ने मिलकर करीब में 80% का प्रोडक्शन किया है। ये आपको याद होना चाहिए। आपसे मेंस एग्जामिनेशन अगर तुलना पूछी जाती है या आंसर राइटिंग पूछा जाता है तो वहाँ पर इसका आप उपयोग करेंगे। ओके, उसके अलावा देखिए कि अगर हम लोग एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट भी हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 32% का इजाफा करीब में एक्सपोर्ट में देखा गया है। 2023-24 में हमने करीब में 21,083 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है हमारे लिए। अब इतना ध्यान में रख लीजिएगा। मोदी जी ने बधाई दी, राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट किया, बहुत अच्छी चीज़ है। हमारा देश आत्मनिर्भर हो रहा है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है। हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, कितने एस्ट्रोनॉट्स चुने गए थे गगनयान मिशन के लिए, उन सब के नाम भी आपको पता होने चाहिए। 3 थे या 4 थे, भूल गए होंगे आप लोग। चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि भारत के 2 गगनयान एस्ट्रोनॉट्स टू गो टू ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब्रॉड द एक्जियोम 4 मिशन। एक्जियोम 4 मिशन, ये एक्जियोम एक प्राइवेट कंपनी है जो क्या करेगी, जो नासा के साथ में मिलकर NASA नासा के साथ में मिलकर गगनयान मिशन के 2 एस्ट्रोनॉट्स को ISS भेजा जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या सब लिखा हुआ है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सेलेक्टेड 2 ऑफ इट्स 4 ट्रेंड गगनयान एस्ट्रोनॉट्स। 4 लोगों को गगनयान कार्यक्रम के लिए ट्रेंड किया गया था, उसमें से 2 को इसरो ने चुनाव किया है और इनको कहाँ पर भेजा जाएगा। देखिए लिखा हुआ है तो गो टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड एडवांस्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नासा के साथ कोलैबोरेशन में 2 एस्ट्रोनॉट्स को ISS भेजा जाएगा इस साल के अंत तक। 2024 के अक्टूबर के बाद ही ये मिशन जो है ये लागू होगा। और ये क्या करने जाएंगे, तो ये जाएंगे वहाँ पर, अभी अमेरिका जाएंगे, अमेरिका जाएंगे और वहाँ पर ISS के मॉड्यूल को समझने के लिए कुछ दिनों की ट्रेनिंग करेंगे। उसके पश्चात से एक्जियोम 4 मिशन के तहत में इन 2 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाया जाएगा, जहाँ पर ये रिसर्च वगैरह कंडक्ट करेंगे, जहाँ पर ये काम भी करेंगे। ओके, यही था इसमें मुख्य न्यूज़। और इसमें क्या है कि भाई एक्जियोम जो लॉन्च किया जाएगा वो SpaceX जो अपना लॉन्च का प्लेटफॉर्म है वो इसको मुहैया करवाएगा, जिसके तहत इसको लॉन्च किया जाएगा ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को। और इसी के द्वारा जो भारत के एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। भारत का जो मानव युक्त अभियान है अंतरिक्ष के लिए 2025 तक इसका कंक्लूड होने का माना जा रहा है कि 2025 तक भारत भी इसको कंक्लूड कर लेगा। तो यही पूरा इसमें न्यूज़ है। अगर इसमें कोई और अपडेट होगा उसको भी हम लोग कर लेंगे फ़िलहाल, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा। अब कौन 2 लोग जाते हैं ये भी आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा, तो भी हम उसको पढ़ लेंगे। ओके, अभी के लिए इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक्जियोम 4 मिशन किससे संबंधित है, तो भारतीय 2 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएगा नासा की मदद से। नासा इनको ट्रेंड भी करेगी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। अगला है आपका कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर आउटब्रेक हुआ है केरला के थ्रिसूर में। और इसको ज़रा देखते हैं कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर होता क्या है। दरअसल में ये पिग्स यानी कि सूअर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। सूअर के लिए मुख्य रूप से होता है। तो जो पशुपालन करते हैं या पोल्ट्री वगैरह का काम करते हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। जैसे बर्ड फ्लू किसके लिए होता है, तो ये होता है आपका पक्षियों के लिए, मुर्गी पालन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। उसी प्रकार से स्वाइन फ्लू, ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ये पिग्स को, सूअरों को उत्पादन जो करते हैं, उनका मांस वगैरह बेचते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है ये। तो इसको ज़रा देखते हैं कि क्या होता है। और वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी देखेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस प्रकार से काम करती, कब बनाया गया था, क्या भारत उसका सदस्य है या नहीं है। ओके,
तो ये दो न्यूज़ हम लोग इसमें कवर करते हैं। भारत में अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर घरेलू और जंगली सूअरों में होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल बीमारी है। घरेलू जो पालन किए जाते हैं, जिनको पाला जाता है वो भी, और जंगली सूअर दोनों में होता है। ये सब इसके लक्षण हैं, सूअरों में ये सब लक्षण हो जाते हैं। यह पहली बार 1920 के दशक में अफ्रीका में पाया गया था, इसीलिए इसको अफ्रीकन स्वाइन फीवर कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से अफ्रीका, यूरोप के कुछ हिस्सों, दक्षिण अमेरिका, कैरिबियन में संक्रमण की सूचना मिली है। हालांकि वर्ष 2007 के बाद अफ्रीका, एशिया, यूरोप के कई देशों में इस बीमारी की सूचना मिलती रहती है और इस समय में केरल में इसका आउटब्रेक हुआ है। इसमें मृत्यु दर 95 से 100% है। आप अगर समझ सकते हैं, 95 से 100% मृत्यु दर का मतलब होता है अगर प्रभावित हुआ वो पशु तो उसकी मृत्यु तय हो जाती है। पशु ही होता है, मानव नहीं होता है। इस विकार का कोई इलाज नहीं, इसलिए इसको प्रसार रोकने का एकमात्र तरीका जानवरों को मारना ही माना जाता है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर मनुष्य के लिए खतरा नहीं होता है क्योंकि यह केवल जानवरों से जानवरों में फैलता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, यही लाइन देकर आपसे पूछेगा, आप वहाँ पर इमोशनल होकर मार देंगे कि ऐसा कैसे हो गया, इंसानों में तो होगा ही होगा। नहीं, ये जानवरों से जानवरों में ही होता है, इंसानों को प्रभावित नहीं करता है। एक बीमारी है खुर पका मुँह पका, ये बोवाइन में जो गोवंश होते हैं उनको प्रभावित करता है, तो वो उसके बारे में पूछा जा चुका है, खुर पका मुँह पका के बारे में। और इसमें क्या होता है, तो वायरस जनित बीमारी है जो बोवाइन को, गोवंशों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। उसी प्रकार से ये जो है ये केवल सूअरों को, मुख्य रूप से सूअरों को ही प्रभावित करता है, इंसानों में नहीं फैलता है ये। अफ्रीकी स्वाइन फीवर विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पशु स्वास्थ्य के कोड में सूचीबद्ध एक बीमारी है। प्रसारण संक्रमित सूअर, मल या शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आने से सूअरों में फैलता है ये। उपकरण वाहन या ऐसे लोग जो अप्रभावी जैव सुरक्षा वाले सूअर फार्मों के बीच सूअर के साथ काम करते हैं, जैसे फोमाइट्स के माध्यम से अप्रत्यक्ष संपर्क भी कर सकते हैं। और संक्रमित सूअर का मांस है, इन सब के कारण भी इसका प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है। जैविक वेक्टर अनिर्थोडोरस प्रजाति के टिक्स जो होते हैं वो इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। क्लासिकल स्वाइन फीवर, क्लासिकल स्वाइन बुखार को हॉग हैजा के नाम से भी जाना जाता है। यह सूअरों संबंधित एक गंभीर बीमारी होता है। दुनिया में सूअरों संबंधित आर्थिक रूप से सर्वाधिक हानिकारक बीमारी या संक्रामक रोगों में से इसी को माना जाता है। यह फ्लेविविरिडे फैमिली के जीनस पेस्टी वायरस के कारण से होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है पीटी एग्जामिनेशन में, जो कि इस वायरस से निकटता संबंधित है, जो मवेशियों में बोवाइन संक्रमित डायरिया, भेड़ों में बॉर्डर डिजीज का एक कारण भी बनता है। इससे मृत्यु दर 100% है, 100% मृत्यु दर है, और अफ्रीकन स्वाइन फीवर में 95 to 100% है। आप समझ सकते हैं कि खतरनाक होता है, मतलब मृत्यु तय हो जाती है। हाल ही में से बचने के लिए ICAR IVRI ने एक सेल कल्चर CSF वैक्सीन लाइव एंटीन्यूडेड या जीवित उत्तक विकसित की है, जिसमें लैपिनाइज्ड वैक्सीन वायरस का उपयोग एक बाह्य स्ट्रेन के माध्यम से किया जाता है और नया टीकाकरण से 14 से 18 महीने तक सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा प्रदान करता है। उसके पश्चात फिर से आपको टीकाकरण करना पड़ता है। लेकिन ये किसके लिए है? एक क्लासिकल स्वाइन फीवर के लिए है। क्लासिकल स्वाइन फीवर के लिए इसको हॉग हैजा भी कहा जाता है, हॉग हैजा भी कहा जाता है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ और OIE, ठीक है, ये दुनिया भर पशुओं में स्वास्थ्य में सुधार हेतु उत्तरदायी अंतर सरकारी संगठन है। इंटर गवर्नमेंटल, यानी कि गवर्नमेंट इसके सदस्य होती है। भारत सरकार हो सकती है, बांग्लादेश सरकार हो सकती है, पाकिस्तान की सरकार हो सकती है। वर्तमान में कुल 182 देश इसके सदस्य हैं। भारत किसी सदस्यों में से एक है, भारत इसका सदस्य है। यह नियमों संबंधित मानक दस्तावेज विकसित करता है, जिनके उपयोग से सदस्य देश बीमारी और रोगजनक से स्वयं को सुरक्षित कर सकते हैं। ये क्या करता है? तो एक दस्तावेज, डॉक्यूमेंट बनाता है जिसमें बताया जाता है कि ये बीमारी फैल रही है, इसका ये उपचार है, ये बचने का तरीका है, ये इसकी पहचान है, जिससे क्या करते हैं सदस्य देश, तो अपने यहाँ पर पशुओं को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके मानकों को विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा संदर्भित संगठन रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता नियमों के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। तो OIE के बारे में भी ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए, अगला जो न्यूज़ है बड़ा ही शानदार सा न्यूज़ है। आप इसके महत्व को ज़रा समझेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा होगा। फैक्ट्स नहीं, ये फैक्ट्स नहीं, ये कौन कौन से जीव जंतु हैं, कहाँ पर क्या कम हुआ है, ये सब नहीं जानना है आपको। क्या जानना है कि इसका महत्व क्या है, क्या है ये। इसका नाम है PBR, पीपुल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, PBR। किसके द्वारा किया जाता है? तो केरल गवर्नमेंट के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। सबसे पहली बार इसको 2010 में तैयार किया गया था
दूसरी बार इसको 2024 में प्रिपेयर किया जा रहा है क्या ये? है क्या ये? किसके द्वारा प्रिपेयर किया, किसके द्वारा सबसे पहले काम किया जाता है? तो लोकल बॉडीज स्थानीय जो शासन तंत्र है, पंचायत हो गया या नगर पालिका हो गया, वो अपने स्तर पर अपने आस पड़ोस के क्षेत्रों में बायोडाइवर्सिटी कितनी है, लैंडस्केप क्या है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या हो रहा है, लोकल बॉडीज स्तर पर, गांव और पंचायत के स्तर पर। पंचायतों में ही तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, उसके पश्चात राज्य का प्रभाव पता चल जाएगा। अगर राज्य का निकालेंगे तो ऊपर होता है निकालना। बिल्कुल बेसिक गांव और पंचायत लेवल से अगर आप पर्यावरण के प्रभाव को इंगित करना या वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को देखना, समझना, उसको नोट डाउन करना शुरू करेंगे तो सोचिए कितना शानदार रजिस्टर तैयार होगा। तो PBR, केरला पहला देश का ऐसा राज्य है जो PBR पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करता है, और केरला का जो राज्य स्तर का संगठन है वो इसे मदद करता है। इसमें क्या क्या होता है देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट इज डायनामिक रिक्वायरिंग पीरियड अपडेट ऑन इकोसिस्टम, डिटेल, लैंडस्केप, स्पीसीज, ट्रेडिशनल नॉलेज। ये सब कुछ किसी चीज़ को संरक्षित करने का, उत्पादन का, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने का ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है, ये भी उसमें नोट डाउन किया जाता है। तो PBR यही है। इसमें क्या किया जाता है कि भाई लोकल बॉडीज़ के द्वारा आस पड़ोस के बायोडाइवर्सिटी को रजिस्टर किया जाता है, नोट किया जाता है, गणना की जाती है, और उसके आधार पर ये देखा जाता है कि पिछली बार की तुलना में इस बार कितना परिवर्तन हो रहा है, क्या पॉजिटिव परिवर्तन हो रहा है या नेगेटिव परिवर्तन हो रहा है, इन सभी चीज़ों को देखा जा सकता है। तो ये एक आपके लिए केस स्टडी भी हो गया। आप इसको उदाहरण के तौर पर उपयोग करेंगे आंसर राइटिंग में, जहाँ पर भी बात आएगी कि भाई समाधान क्या है, बायोडाइवर्सिटी का ह्रास हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका समाधान क्या है, या जलवायु परिवर्तन का समाधान क्या है, प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसकी गणना कैसे की जाए, तो आप PBR का उदाहरण दे सकते हैं, पीपुल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर का उदाहरण दे सकते हैं, जहाँ पर इकोसिस्टम, लैंडस्केप, आसपास के बायोडाइवर्सिटी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, उन सभी को ध्यानपूर्वक नोट डाउन किया जाता है लोकल बॉडीज़ के द्वारा, और लोकल बॉडीज़ के द्वारा स्टेट लेवल पर पूरा एक डाटा तैयार किया जाता है। सबसे पहली बार 2010 में तैयार किया गया था, दूसरी बार 2014 में तैयार किया जा रहा है, और बड़ा ही शानदार सा कार्यक्रम है केरल गवर्नमेंट का। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, बहुत ही शानदार सा टॉपिक था ये, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। KSSB, केरला का जो स्टेट बोर्ड है बायोडाइवर्सिटी से संबंधित, वो इसे मददगार करता है, अंततः पब्लिश वही करता है इसको। तो उसने रखा है टारगेट कि 50% से लोकल बॉडी को ज़्यादा कवर किया जाए, 2024 में 50% से ज़्यादा लोकल बॉडी को कवर किया जाए, और आने वाले समय में इसको 100% तक बढ़ाया जा सके। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये किसके द्वारा किया जा रहा है, तो केरल गवर्नमेंट के द्वारा एक शानदार सी पहल है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। आज का डिस्कशन यहीं पर एंड करते हैं, कैसा लगा है ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।